So in the last class हमने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ना शुरू किया और सबसे पहले वर्क को देखा कि वर्क क्या होता है। ठीक है, तो ये समझ गए हम कि वर्क की डेफिनेशन क्या होती है। एफ एस कॉस थीटा मतलब फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट है। तो उसको कैसे एनालाइज करना है, हर सिचुएशन में अलग अलग फोर्स हो सकता है, अलग अलग बॉडी पे लग सकता है। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, या डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसकी यूनिट न्यूटन इनटू मीटर होती है। इसकी पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो वैल्यू हो सकती है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है ना। इसके डायमेंशंस ml²t-2 होते हैं। ठीक है, तो ये बात अपन को याद रखनी है। एक ऐसी ही क्वांटिटी आगे चल के पढ़ेंगे अपन जिसको टॉर्क बोलते हैं, उसके डायमेंशन भी वर्क के बराबर होते हैं। डायमेंशनली वर्क एंड टॉर्क आर सेम, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप की क्वांटिटीज़ हैं। तो वो समझेंगे कि क्या होता है टॉर्क बाद में, जब रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ेंगे तब। अभी तो अपन वर्क देख रहे हैं। जब थीटा 90 डिग्री से कम है, एक्यूट है, तब वर्क डन पॉजिटिव आएगा। जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है यानी ऑब्ट्यूज़ है, तब वर्क डन नेगेटिव आएगा। थीटा अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री हो गया तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वर्क ज़ीरो कब कब हो सकता है। तो वर्क की डेफिनेशन में तीन क्वांटिटीज़ हैं, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। तो इनमें से एक भी अगर ज़ीरो हो गया तो फिर वर्क ज़ीरो हो जाएगा। कॉस थीटा ज़ीरो कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, जैसे कोई पर्सन है, वो खड़ा हुआ है यहाँ पे, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो अगर वो रेस्ट पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क डन ज़ीरो होगा। देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, देयर इज़ नो वर्क। जैसे यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है हमेशा कि ये पेंडुलम घूम रहा है यहाँ पे। ठीक है, बॉब घूम रहा है गोल गोल। टेंशन जो है वो कितना वर्क कर रही होगी। सो इस टेंशन से हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो टेंशन ज़ीरो वर्क कर रही होगी। तो वर्क डन बाई टेंशन इन दिस केस इज़ ज़ीरो। फिर अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस लग जाए बॉडी पर, है ना, तब क्या करें। तभी सभी फोर्सेस का वेक्टर सम ले लो और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो नेट डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होगा, है ना। तो वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एफ नेट डॉट डिस्प्लेसमेंट। और अगर इसको खोल के लिख दिया जाए तो एफ़ का डिस्प्लेसमेंट F1 के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट F1 डॉट एस, F2 के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट F2 डॉट एस एंड सो ऑन। तो ये ही इंडिविजुअल फोर्सेस की वजह से वर्क है। दिस इज़ W1 दैट इज़ वर्क डन बाय फोर्स 1, दिस इज़ W2 दैट इज़ वर्क डन बाय फोर्स 2, दिस इज़ W3 दैट इज़ वर्क डन बाय फोर्स 3 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर स्मूथ एक क्वेश्चन कर लिया था। स्मूथ सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस सिचुएशन में जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था अप्लाइड वाला। सो फोर्स की वजह से तो F इंटू एस आ गया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया था। नॉर्मल की वजह से वर्क डन नेगेटिव ज़ीरो आ गया क्योंकि 90 डिग्री पे, और mg की वजह से वर्क डन ज़ीरो आ गया क्योंकि 90 डिग्री पे। फिर दूसरी सिचुएशन आ गई, जो अप्लाइड फोर्स है वो कुछ थोड़े से एंगल पे लग गया। तब ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में फिर उसका कंपोनेंट लेंगे और जो डिस्प्लेसमेंट के साथ होगा कंपोनेंट, उसी की वजह से वर्क डन आएगा। ये कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देखें। इनको तुम्हें अपने सॉलिट्यूड वाले टाइम में रिवाइज करना है। इन सारे एग्जांपल्स को खुद से बना के देखना है, बन रहेंगे नहीं। वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, एक फोर्स वेक्टर दिया हुआ है और दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए से बी जा रहा है तो ए से बी फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे करके वेक्टर निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट ले लिया। फिर ये लास्ट एग्जांपल देख लिया था यहाँ पे कि इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड हो रहा है एक सरफेस। तो अगर ये पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड हो रहा है तो क्यों हो रहा होगा, क्योंकि tan थीटा ग्रेटर देन म्यू दिया हुआ है, तो द ब्लॉक विल स्लाइड। तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाए तब हमें बताना है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा। तो वही काम कर लिया यहाँ पे, FBD बना लिया और वर्क डन मार्क कर लिए। ठीक है, mg नीचे लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, नॉर्मल हमेशा डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है, सो वर्क डन में नॉर्मल तो ज़ीरो लिख दिया इसमें। वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव आएगा, क्लियरली दिख रहा है क्योंकि फ्रिक्शन जिस तरफ है डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में।
और एम जी की वजह से वर्क डन एम जी इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ऐसे करके लिख दिया हमने एम जी की वजह से वर्क डन। तो एस एच बाई साइन थीटा था, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो एम जी एच ही आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। ये एक बार में समझ गए तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो आई नीड योर अटेंशन, तुम मुझे अटेंशन दो, मैं तुम्हें फिज़िक्स सिखाऊंगा। सो हेडिंग लिखो, वर्क डन, वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस, बाय डिफरेंट फोर्सेस। अब हम कुछ अलग अलग टाइप के फोर्सेस जो नॉर्मली हमारे न्यूमेरिकल्स में एनकाउंटर करते हैं हम, उनकी वजह से वर्क डन देखते हैं। तो सबसे पहला वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। यहाँ पे लिखो वर्क डन बाय ग्रेविटी, बाय ग्रेविटी ऑन एनी ऑब्जेक्ट, on any object can have ज़ीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू ना। कॉमन सेंस की बात है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होता है, ज़ीरो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो क्यों लिखी गई अब ये कॉमन सेंस वाली बात, क्योंकि अब अपन देखते हैं कि कैसी सिचुएशन में ज़ीरो वर्क डन होगा ग्रेविटी की वजह से, कैसी सिचुएशन में नेगेटिव होगा और कैसी सिचुएशन में पॉजिटिव होगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्लॉक यहाँ पे है जिसका मास m है और उसको हमने नीचे डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, कितनी डिस्टेंस से, h डिस्टेंस से। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखने वाले हैं हम अब वर्क डन बाय ग्रेविटी। सो फोर्स क्या है, फोर्स है ग्रेविटी का mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है उसी दिशा में, तो प्लस आना चाहिए। इसका मतलब बॉडी अगर नीचे आ रही है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा, सो प्लस mgh। क्या ये बात समझ में आ रही है? किस तरफ है फोर्स, फोर्स है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, वो भी नीचे की तरफ, यानी कि एंगल दोनों के बीच में कितना है, ज़ीरो, यानी कि cos ज़ीरो विल बी 1। सो वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्लस mgh। ये पॉजिटिव वर्क का केस हो गया। अब नेगेटिव वर्क का केस तुम खुद ही इमेजिन कर पाओ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम उठा के ऊपर रख दें, यहाँ पे था और इसको डिस्प्लेस करा के ऊपर ले गए अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, h से डिस्प्लेस कर दिया इसको। सो कितना फोर्स लग रहा था नीचे, mg, और डिस्प्लेसमेंट का दिशा ऊपर हो चुकी है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इस केस में कितना हो गया, माइनस mgh। माइनस कहाँ से आ गया, क्योंकि cos 180 डिग्री विल बी -1। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई बॉडी नीचे आ रही है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा, और अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा। सीधी सी बात है ना? ज़ीरो वाला वर्क क्या होगा, जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे रखा है ब्लॉक m मास का और उसको डिस्प्लेस कर दिया अपन ने एकदम हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तब ऐसी सिचुएशन में जो mg का फोर्स है वो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो अगर ना तो ऊपर गया है ना नीचे गया है, हॉरिजॉन्टली ही शिफ्ट हुआ है, वर्टिकल पोजीशन में ना उसकी हाइट ऊपर गई है ना नीचे गई है, बस हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हुआ है, तो वर्क डन होगा ज़ीरो। ये बात समझ में आ रही है दोस्तों? यहीं पे समझ के ख़त्म करना है अपन को, यहीं पे ख़त्म कर दो इस बात को, और ये बात अगर ख़त्म हो गई यहाँ पे, सो यू विल बी इन बेटर पोजीशन टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो अब मेरे को मैं बस तुमसे बस पॉजिटिव या नेगेटिव पूछना चाहता हूँ। ठीक है, एक बॉल थी, उसको उठा के फेंका और वो छत पे पहुँच गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ चली गई वो। तो मुझे अभी ये मत बताओ कि वर्क डन कितना होगा, बस ये बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी। कम ऑन गाइस, वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा? बॉल को इनिशियली यहाँ से फाइनली यहाँ पहुँचा दिया गया है। हाँ नवीन, क्या बोल रहे हो? तो नेगेटिव होगा।
नेगेटिव होगा, ये बात समझ में आ रही है ना दोस्तों? क्योंकि ऊपर गया, अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क हुआ है, ग्रेविटी नीचे साइड लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर साइड हुआ है, ठीक है? तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटी, तो यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव होगा। मतलब कि तुम्हें ऐसा याद रखना है कि अगर कोई अपनी हाइट में ऊपर पहुँच रहा है ऑब्जेक्ट, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अच्छा, ऑफ कोर्स अर्थ यहाँ पे है ना, कोई ऐसा बोल दे कि अर्थ तो यहाँ पे है, तब फिर सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। सो अर्थ का सरफेस यहाँ है, ठीक है? एक और एग्जांपल कि मान लो सपोज हमारे पास अर्थ का सरफेस यहाँ पे है, ये है अर्थ, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे था इनिशियली, फाइनली यहाँ पहुँच गया, ठीक है? अर्थ ही है, अर्थ का सरफेस है ये। तो इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। अब बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? सर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। और लोग पकड़ पा रहे हैं इस बात को? अर्थ की तरफ जा रहा है ये, है ना? अर्थ की तरफ जा, क्योंकि अर्थ यहाँ पे है। इस सिचुएशन में अर्थ से अवे जा रहा था, और हॉरिजॉन्टली अगर पोजीशन में हॉरिजॉन्टली ही मूव किया है, वर्टिकली बिल्कुल मूव नहीं किया, तब वर्क डन हो जाएगा ज़ीरो उस केस में। सो हैविंग सेड दैट, अब अपन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं कि जो वर्क डन है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है ग्रेविटी की वजह से, है ना? इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो कैसे गया वहाँ तक। तो ये पहले तो पॉइंट लिख लेते हैं और उसको समझेंगे, और ये बहुत ही ईजी है समझना वंस वी नो दैट कि ग्रेविटी इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्स होते हैं जिनकी वजह से वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। तो ये उसकी प्रॉपर्टी लिखने जा रहे हैं अपन, तो बहुत इंपॉर्टेंटली समझो इसको। वर्क डन बाय ग्रेविटी depends only on initial and final positions, and and does not does not depend on the path followed on the path followed by the object, ठीक है? कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल ये अर्थ का सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था जिसका मास m था, ठीक है? तो फाइनली एक बार ऐसे फेंका तो यहाँ गिर गया ये, ठीक है? दूसरी बार कुछ इस रास्ते से फेंका, तीसरी बार ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक दिया तो यहाँ गिर गया, एक बार एग्जैक्टली ऐसे ही फेंक दिया वर्टिकली डाउन तो यहाँ गिर गया। तो देखो दोनों ही केस में कितनी हाइट में डिफरेंस है, हर मतलब कितने, 4 केस हैं यहाँ पे ना, तो चारों केसेस में देखते हैं अपन। ये इनिशियल हाइट का लेवल था और ये फाइनल हाइट का लेवल है। बहुत गौर से समझना इसको, प्लीज़ वॉच क्लोजली। ये फाइनल हाइट का लेवल है। सो पाथ 1 बोल देते हैं इसको, पाथ 2 बोल देते हैं, पाथ 3 बोल देते हैं, पाथ 4 बोल देते हैं। तो सभी के केस में डिफरेंस कितना है वर्टिकल हाइट में? लेट्स से h, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? mgh इन ऑल केसेस। ये बात समझ में आ रही है? कैसे अच्छे गौर से देखें अगर, कि लेट्स से यहाँ सेकेंड वाली चीज़ में तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ है, लेकिन mg फोर्स किस तरफ है? mg फोर्स तो सदैव नीचे की साइड है। तो हम जब वर्क कैलकुलेट करेंगे, सो वी विल बी इन नीड ऑफ दिस कंपोनेंट, जो तो h ही आना है सेकेंड सिचुएशन में भी, लास्ट सिचुएशन में भी h आना है। फोर्थ सिचुएशन को देखो, फोर्थ सिचुएशन में ये नेट डिस्प्लेसमेंट है। तुम वर्क निकालोगे तो ये वाला कंपोनेंट तो किसी काम का नहीं रहेगा, ये वाला ही कंपोनेंट रहेगा काम का, जो कि h रहेगा उस केस में भी। सो हर केस में वर्क डन कितना आ रहा है? 0। ये बात समझ में आ रही है? तो हमें कैसे देखना है वर्क डन बाय ग्रेविटी?
वर्क डन बाय ग्रेविटी ऐसे देखना है कि केवल उसके हॉरिजॉन्टल लेवल में कितना डिफरेंस है वो देखना है, और फिर उसके अलावा कुछ नहीं देखना। समझ रहे हो? सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, तुम्हें आएगा फिर समझ में। जैसे एक बॉल है यहाँ पे, कुछ नहीं पता हमें क्या वेलोसिटी थी क्या नहीं, केवल अभी ये देख रहे हैं हम कि वो नीचे आके यहाँ पे गिर गई है। ठीक है, मान लो सपोज यहाँ पे गिर गई है और वो ऐसे ऐसे पाथ से आई है। तो हमें अगर यहाँ से यहाँ तक वर्क डन निकालना है तो केवल और केवल इनके हॉरिजॉन्टल लेवल्स में जो डिफरेंस है वो चाहिए। ठीक है, लेट्स से ये 10 मीटर्स है और इसका मास है 1 kg। सो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा, क्योंकि नीचे आया है सबसे इम्पॉर्टेंटली, तो पॉजिटिव होगा। और फोर्स क्या है यहाँ पे? फोर्स है mg, और कितना हाइट नीचे डिस्प्लेस हो गया ये? 10। तो दिस इज़ मास इज़ 1, g इज़ 10 एंड 10 मीटर इज़ 10, तो दिस इज़ 100 जूल। ठीक है, तो ए से बी आया है लेट्स से ये इस पर्टिकुलर पाथ से, तो 100 जूल ऑफ वर्क रहेगा। मान लो सपोज ए से सी पहुंच जाए, एक कोई पॉइंट लिख देता हूँ मैं, यहाँ पहुंच जाए लेट्स से ए से सी, ऐसे पाथ से ट्रैवल होके ए से सी पहुंच गया ये। ए और सी, ए से ए नहीं, ए से सी, ए और सी के जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उसमें लेट्स से 20 मीटर का डिफरेंस है। सो अब हमें केवल यही डिफरेंस चाहिए, है ना? इससे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो और ए से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, कितना डिफरेंस है उनके बीच में? 20 मीटर्स। सो वर्क डन, ये वाला पहला वाला वर्क डन क्या था? ए से बी तक पहुंचने में। दूसरा वाला वर्क डन है ए से सी तक पहुंचने में, तो ये कितना होगा? क्लियरली mg, h यहाँ पे 20 आ जाएगा। सो इट इज़ 1 इंटू 10 इंटू 20, दैट इज़ 200 न्यूटन्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो एक जो क्वेश्चन अपन ने लास्ट क्लास में किया था उसमें हमने इतनी मेहनत करके mgh आंसर निकाला था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और फाइनली वो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। तो उसमें बहुत सारे वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वो सब निकालना था, लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटी तो अपन ऐसे ही निकाल सकते थे। ये हाइट कितनी दी हुई थी? h, तो यानी कि हमने यहाँ से लाइन खींची एक हॉरिजॉन्टल और एक लाइन यहाँ से हॉरिजॉन्टली खींची, तो कितना डिफरेंस है इनके बीच में? इनके बीच में डिफरेंस है h का। तो वर्क डन क्या होना था? क्योंकि ये नीचे आ रहा है पॉजिटिव होना है, ये बात तो तय है। सो दैट इज़ mgh। तो हमने पूरा डिस्प्लेसमेंट निकाला था, फिर फोर्स निकाला था, उनके बीच का एंगल लेके कॉस लिया था, वो ना करते हुए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं अब mgh। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गया अपना वर्क डन बाय ग्रेविटी की वजह से। अब सेकेंड फोर्स पे आ जाते हैं। सेकेंड फोर्स इज नॉर्मल। सेकेंड फोर्स इज नॉर्मल, सो वर्क डन बाय नॉर्मल। सो नॉर्मल की वजह से हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं अभी ऊपर, उनमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस में आंसर ज़ीरो आया था, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर लग रहा था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ज़ीरो ही रट के बैठ जाए अपन, है ना? कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो। एक एग्जांपल किया था जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भी आ रहा था। सो इसमें लिखो वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन हैव पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वैल्यू, और ज़ीरो वैल्यू। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वर्क डन ज़ीरो कब होगा। लेट्स से एक ब्लॉक है और वो किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है एंड इट इज़ मूविंग, इसका मास है एंड इट इज़ मूविंग बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की साइड। सो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे? ज़ीरो। ठीक है, क्यों? नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा इस वजह से। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए। तो लेट्स से
अपने पास दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं सट के एडजस्टेंट टू ईच अदर, और मान लो हमने जो इफ़ेक्टिवली, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, इफ़ेक्टिवली फोर्स यहाँ से लगाया है ना, ये सरफेस स्मूथ है फ़िलहाल के लिए, तो क्लियरली जो ए और सरफेस के बीच में नॉर्मल लग रहा होगा उसकी वजह से तो वर्क डन ज़ीरो होगा। बी और नॉर्मल के बीच में जो सरफेस पे नॉर्मल लग रहा होगा उसकी वजह से भी ज़ीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और ये दोनों फोर्स परपेंडिकुलर आ जाएंगे। लेकिन उस नॉर्मल की बात नहीं कर रहे अपन यहाँ पे, हम किस नॉर्मल की बात कर रहे हैं, जो इन ब्लॉक्स के बीच में लग रहा होगा। सो ए वाला ब्लॉक जो बी पर लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, वो इस तरफ होगा, और उसका रिएक्शन पेयर बी वाला ए पर लगा रहा होगा जो कि इस तरफ होगा। सो यहाँ पे क्लियरली ए वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है जो बी पर लग रहा है उसकी वजह से वर्क डन पॉजिटिव आएगा, यानी कि वर्क डन जो नॉर्मल कर रहा है बी पर, दैट इज़ पॉजिटिव। सो वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन बी इज़ पॉजिटिव, बट वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ए इज़ नेगेटिव। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ए पर किस तरफ लग रहा है फोर्स, इस तरफ। आर यू गेटिंग दिस? हाँ सर। फिर अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आएगा मज़ा। सो एक क्वेश्चन लिखो, एक ब्लॉक है, उसके बाजू में एक और ब्लॉक है, दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी, दिस इज 6 kg एंड दिस इज 4 kg, और ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, एंड इट इज़ इंक्लाइंड at the angle 37 degree with the horizontal. So find work done by normal acting between A and B by the time blocks are displaced by 4 meters तो इसको अब तुम्हें ही सॉल्व करना है। टेक योर टाइम 5 minutes। तो देखो इसमें क्या करना है हमें, हमारा काम है सबसे पहले तो इसका एक्सीलरेशन निकालें, तो नेट फोर्स निकल के आएगा इस पर। तो इसको एक, दोनों को मिक्स्ड ब्लॉक मान लेते हैं, एक सिस्टम मान लेते हैं, तो दोनों का वेट हो जाएगा 10 kg। यहाँ पे कितना लग रहा है 50 न्यूटन। सो 50 का कॉस्ट कंपोनेंट यहाँ लग जाएगा, 50 मतलब ऊपर हवा में नहीं लगेगा, वो यहाँ लगेगा, दैट इज़ 50 कॉस 37 डिग्री, और एक वर्टिकल कंपोनेंट ऐसा लग जाएगा दैट इज़ 50 साइन 37 डिग्री। सो दिस इज़ 50 इंटू 3/5 दैट इज़ 5, और इससे ये कट गया तो ये हो गया अपने पास 30 न्यूटन, और ये वाला हो गया 40 न्यूटन। इफ़ेक्टिवली एसिलरेट कौन कर रहा होगा, ये तो नॉर्मल को बैलेंस कर देगा नीचे वाले को, एसिलरेट यही 40 न्यूटन कर रहा होगा। सो एसिलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज़ 40 न्यूटन डिवाइडेड बाई 10 दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसिलरेशन आ गया एक बार, है ना, मतलब कि पूरा का पूरा सिस्टम कैसे जा रहा होगा, इस तरह जा रहा होगा, एसिलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, अब किसी एक का एबीडी बना लेते हैं नॉर्मल को निकालने के लिए, 6 वाले का बना लेते हैं। तो 6 पे जिस डायरेक्शन में एसिलरेशन है वही फोर्स काम के हैं, तो वही मार्क कर लेते हैं। एक तो ये 40 न्यूटन, और यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन, और एसिलरेशन किस दिशा में है, एसिलरेशन इस दिशा में है, कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, 40 माइनस एन इज इक्वल्स टू मास इंटू एसिलरेशन, 40 माइनस एन इज इक्वल्स टू मास इंटू एसिलरेशन, एसिलरेशन कितना है 4, तो 40 माइनस एन इज इक्वल्स टू 24, सो एन इज इक्वल्स टू 16 न्यूटन।
एन इज इक्वल्स टू 16 न्यूटन। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मिल गई यहाँ से। अब क्या बोला गया है कि बताइए कि जब डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हो जाए तब वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा दोनों ब्लॉक्स पे। ये ब्लॉक ए है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ लग रहा है, इस तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है इसका, इस तरफ। कितना, 4 मीटर। सो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक ए इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन इंटू 4 इंटू -1 हो जाएगा, -16 इंटू 4 दैट इज़ -64 जूल। फिर ब्लॉक बी पर निकालना है, तो ब्लॉक बी पर किधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, इस तरफ से। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट उसी दिशा में 4 मीटर इस तरफ। सो वर्क डन बाय बी, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक बी इज 16 इंटू 4 दैट इज 64 जूल। ठीक है, तो क्या समझ में आया अपन को कि वर्क डन नॉर्मल की वजह से ए पर तो -64 आया, बी पर +64 आया। इफेक्टिवली अगर दोनों का सम किया जाए तो सम कितना होगा, नेट वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन द एंटायर सिस्टम दैट इज़ 0। और ऐसा होना भी चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एक इंटरनल फोर्स है। सो एक पॉइंट लिख लेंगे हम यहाँ पे, वर्क डन बाय नॉर्मल inside a system is always ज़ीरो। सिस्टम के अंदर वर्क डन ज़ीरो होता है नॉर्मल की वजह से। ये समझ में आया क्या कर रहे थे तुम लोग। सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड फोर्स इज टेंशन। सो लिखो वर्क डन बाय टेंशन की वजह से कैसे वर्क होगा। सो क्लियरली टेंशन की वजह से पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो वर्क हो सकता है। ठीक है, सो वर्क डन by tension on an object can have positive, negative और ज़ीरो वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या ज़ीरो वैल्यू हो सकती है। इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर अपने पास ऐसे स्ट्रिंग है और उस पर एक ब्लॉक लटका हुआ छोटा सा पार्टिकल, तो उसका जो मोशन है वो कैसा होगा, सर्कुलर टाइप का मोशन होगा। तो हर पॉइंट ऑफ टाइम में टेंशन परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। तो इस केस में वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा, ज़ीरो। ये बात ऊपर भी बताई गई थी। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव वाली सिचुएशन देखते हैं कि मान लो सपोज हमारे पास एक पुली है और उसके क्रॉस ओवर एक ब्लॉक लटका हुआ है M1 और दूसरी तरफ दूसरा ब्लॉक लटका हुआ है M2। ठीक है, और लेट्स से M2 इज़ ग्रेटर देन M1। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा होगा, इस वाले का डिस्प्लेसमेंट ऊपर साइड हो रहा होगा और इस वाले का डिस्प्लेसमेंट नीचे साइड हो रहा होगा। टेंशन किस तरफ है, पहले वाले पे टेंशन ऊपर की साइड है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी की तरफ है। सो वर्क डन बाय टेंशन ऑन M1 इज़ पॉजिटिव। टेंशन भी उस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी उस तरफ। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड वाले ब्लॉक के लिए टेंशन किस तरफ है, इस तरफ है ना, टेंशन इस तरफ है जो कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक M2 इज़ नेगेटिव। ये बात समझ में आ रही है, गौर से एक बार फिर से सुनो। टेंशन अगर ऊपर साइड, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर साइड, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में फोर्स और सेम ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो राइट डाउन अ क्वेश्चन जो तुम्हें मतलब फाइनल आंसर देना मतलब एकदम सही। अपने पास एक पुली सिस्टम है, एक तरफ 5 kg का ब्लॉक है, 5 नहीं चलो 2 kg का कर लो। एक तरफ 2 kg का ब्लॉक है और दूसरी तरफ 3 kg का ब्लॉक है। ठीक है, 3 kg का ब्लॉक छोटा दिख रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट।
उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। सो फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड टेंशन on both blocks in 4 seconds। हमें 4 सेकेंड में बताना है कि ए ब्लॉक पर ग्रेविटी कितना वर्क करेगी और टेंशन कितना वर्क करेगी, और बी ब्लॉक के लिए भी सेम चीज़ बतानी है। तो शुरू हो जाओ। सबसे पहला काम हमने क्या किया, एक्सीलरेशन निकाला। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स देखते हैं सिस्टम की तरह। 3g खींच रहा है इसे और 2g रोक रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो कितना आया, ये 30 - 20 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, यानी कि ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा दिया हुआ है सवाल में, मान लो मतलब। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ तो हाफ है, एक्सीलरेशन कितना है 2 और टी कितना है 4, तो उसका स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास 16 मीटर। इतनी सी चीज़ करने में तुम इतना टाइम ले रहे हो और फिर वो भी गलत निकाल रहे हो। भाई प्रैक्टिस करो थोड़ा, है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो ये मतलब अपन सबसे ईजीएस्ट चीज़ कर रहे हैं अभी फिजिक्स की। तो 16 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, ये 16 मीटर ऊपर गया, ये 16 मीटर नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया अपन को। यहाँ मार्क कर लिया 16 मीटर, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर साइड, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे साइड। वर्क डन बाय ग्रेविटी सर लिख लेते। यस। सर एक्सेलरेशन मैंने सही निकाला था। हाँ हुआ क्या, मैंने उसको एक्सेलरेशन में 2 की हाँ। जगह पिछले एक और क्वेश्चन में सॉल्व किया था, वो याद था, तो मैंने 10 रख दिया था 2 की अच्छा, जगह। एक्सीलरेशन टैब, तभी तो फिर मैं बोल रहा हूँ तुम पबजी खेलना बंद करो, नहीं तो तुम ऐसे कहीं का कहीं कुछ चीज़ रख के गलत सलत कर दोगे सब। फोकस लूज़ होता है पबजी खेलने से। शांति से बैठ के मेडिटेशन किया करो आधे घंटे डेली। तो ये ए का 2 का मतलब, मेरी तो उम्र हो गई, तुम्हारी उम्र नहीं हुई अभी अभी मतलब अगर इस उम्र में इतना कम फोकस है कि ए की जगह तुमने कहीं पे 10 रखा और 10 चिपका दिया, मतलब दिस इज़ अलार्मिंग। सो अपना कंसंट्रेशन अटेंशन डेवलप करने के लिए आधे घंटे मेडिटेशन किया करो, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन देखने के लिए कि यहाँ पे टेंशन कहाँ लग रहा है। तो टेंशन निकालने के लिए क्या करें, टेंशन निकालने के लिए किसी एक का एफबीडी बना लेते हैं। तो यहाँ पे 2 kg, नीचे लग रहा है 2g, ऊपर लग रहा है टेंशन, ठीक है। सो एक्सीलरेशन का है इसका, एक्सीलरेशन है इसका ऊपर की साइड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो t - 20 इज इक्वल्स टू 2 × 2। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, 24 न्यूटन, यानी कि टेंशन यहाँ पे 24 न्यूटन का होगा। अब बस उठा के आंसर लिखने अपन को, वर्क सारे फोर्सेस आ चुके हैं, सारे की सारे डिस्प्लेसमेंट आ चुके हैं और सब कुछ आ चुका है। अब केवल अपन को वर्क लिखना है। तो ब्लॉक ए के लिए टेंशन है ऊपर साइड कितना, 24 न्यूटन। बी के लिए टेंशन है ऊपर साइड कितना, 24 न्यूटन। नीचे वेट है कितना, 2g, यानी कि 20 न्यूटन ए के लिए। और बी के लिए वेट है नीचे की साइड कितना, कितना किलो है, 3 किलो है, यानी कि 30 न्यूटन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है इसका, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की साइड कितना, 24 मीटर, 24 नहीं 16 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट है 16 मीटर, इसका डिस्प्लेसमेंट है नीचे की साइड 16 मीटर। नाउ वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक ए, ये लिखना है अपन को। तो देखेंगे, फिगर आउट करेंगे कि टेंशन का, टेंशन ऊपर की साइड है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की साइड है। टेंशन 24 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 16 है, तो कितना आंसर आएगा, ये 24 × 16। दैट इज़ सॉल्व करने बैठोगे इसको तो आएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लो, 24 × 16, 6 × 4 = 24, 6 × 2 = 12, 13, 14, फिर 24, ये आया अपने पास 8 नहीं 4 8 3, तो ये आ गया 384 जूल, ठीक है। फिर वर्क डन बाय टेंशन करना है ब्लॉक बी पर। तो फिगर आउट करो टेंशन का, टेंशन ऊपर की साइड है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड है, यानी कि नेगेटिव में आंसर आएगा। सो -24 × 16,
24 इंटू 16, तो ये हुआ अपने पास -384 जूल। ठीक है, फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालते हैं। किस पर? ए पर। ग्रेविटी कहाँ लग रही है? ए पर, नीचे की साइड, और डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की साइड। ग्रेविटी नीचे लग रही है 20 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है 16 मीटर, सो इट विल बी नेगेटिव। सो -20 इंटू 16, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -320 जूल। ठीक है, अब आखिरी बचा, दैट इज़ वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ब्लॉक बी। तो फिगर आउट करो किधर है ब्लॉक बी पे ग्रेविटी। ग्रेविटी ब्लॉक बी पर ऊपर की साइड, नीचे की साइड है, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? वो भी नीचे की साइड है, तो प्लस आएगा। और कितना आएगा? 30 इंटू 16, सो +30 इंटू 16, तो ये कितना हुआ? 480 जूल। ठीक है, तो ये चारों आंसर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है श्रोताओं? तो क्या बात देखी गई हमने यहाँ पे कि वर्क डन जो टेंशन है वो ए पर तो पॉजिटिव आ रहा है और बी पर उतना ही नेगेटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है ये? इस पैटर्न को समझ पा रहे हो कि टेंशन यहाँ पे इंटरनल फोर्स है ना, एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है। ग्रेविटी एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन टेंशन अगर पूरा सिस्टम कंसीडर कर ले हम, ए और बी ब्लॉक को, तो टेंशन तो इंटरनल फोर्स है। टेंशन अगर इंटरनल फोर्स है तो नेट वर्क डन पूरा सिस्टम पे ज़ीरो होना चाहिए टेंशन की वजह से, और जो हो भी रहा है। सो वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम इज़ 284 एक तरफ से, 384 और एक तरफ से -384, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा आंसर? 0। ठीक है, तो ये बात अपन को याद रखनी है, इसको लिख सकते हैं। तो लिख लो, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन ऑफ एन inextensible string, of an inextensible string inside a system is always zero. सिस्टम के अंदर वर्क डन टेंशन का ज़ीरो होता है ना। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम कुछ कुछ चीज़ें सॉल्व करेंगे आगे जाके, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो इसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं तुम्हारे सामने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ। लेट्स डू इट। कि यहाँ पे एक ब्लॉक है बी और वो रोल्ड ओवर है एक पुली से। ठीक है, और दूसरी स्ट्रिंग भी रोल ओवर है, वो एक अलग पुली से रोल ओवर होते हुए एक सीलिंग से अटैच्ड है। यहाँ पे दूसरा ब्लॉक लटका हुआ है, उसको बोल देते हैं ब्लॉक ए। ठीक है, सो अगर ब्लॉक ए एक्स से डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, अगर ब्लॉक ए एक्स से डिस्प्लेस हुआ, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए। सो ब्लॉक बी कितने से डिस्प्लेस होगा, है ना। लेट्स से उसका डिस्प्लेसमेंट वाई बोल देते हैं। सो वाई का मैग्नीट्यूड बताना है अपन को। तो हमें यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना है वो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का क्या मतलब है कि वर्क डन बाय टेंशन, जो कि एक इंटरनल फोर्स है इसमें, मस्ट बी ज़ीरो पूरे सिस्टम पर। ठीक है, अब सिस्टम में कौन कौन है? ब्लॉक ए और ब्लॉक बी है। ठीक है, तो मैंने कहा चलो इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन टी मान लेते हैं, हर पॉइंट पे टेंशन टी होगी इस स्ट्रिंग में। सो इस पे लगने वाला जो टेंशन है बी पर, दैट इज़ टी। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, तो इस वाली स्ट्रिंग में कितनी टेंशन आएगी? इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन आएगी 2t। ठीक है,
और वो ए को कहाँ खींच रही होगी, ऊपर की साइड। सो टेंशन बी पर वर्क कर रही है और ए पर वर्क कर रही है, और जो नेट वर्क होगा इन दोनों पर वो ज़ीरो होना चाहिए। तो लिख देते हैं यहाँ पे अपन। सो ए पर वर्क लिखते हैं, ऊपर जा रही है 2t टेंशन, डिस्प्लेसमेंट नीचे की साइड है, सो इट विल बी -2t इंटू एक्स। और बी सर पर बी का मास सेम है ना? क्या बोल रहे हो अक्षत? ए और बी का मास सेम है। मास मतलब मास दिया ही नहीं है अभी, मास की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अपन को केवल डिस्प्लेसमेंट पर रिलेशन चाहिए। तो मास कुछ भी हो, रिस्पेक्टिव ऑफ मास, ये सही रहेगा। ठीक है, अभी तो अपन वर्क लिख रहे हैं, वर्क के लिए किसकी वजह से वर्क लिख रहे हैं, केवल टेंशन की वजह से। टेंशन की वजह से वर्क लिखने के लिए तो कुछ चाहिए नहीं हमें, है ना। अगर ग्रेविटी की वजह से वर्क लिख रहे होते तब फिर mg चाहिए रहता, तब फिर मास की ज़रूरत पड़ती, लेकिन अभी तो हम जस्ट डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन देखना चाहते हैं। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उनके मास क्या है, वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक ए विल बी -2tx। ये -2tx कैसे लिखा, क्योंकि 2t ऊपर लग रहा है और x नीचे लग रहा है। ठीक है, इस वाले पर क्या लगेगा, टेंशन, टेंशन इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी उस तरफ है, तो +ty, ये हो गया +ty, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से t से t कट जाएगा कॉमन निकल के, सो -2x + y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ t से t कट जाएगा, तो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू y आ गया। इसका मतलब अगर ये 1 मीटर डिस्प्लेस होगा तो ये 2x यानी कि 2 मीटर डिस्प्लेस होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से अपन रिलेशन निकाल सकते हैं ऐसे पुली सिस्टम्स में। इसको गियर सिस्टम बोलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये बेसिक है। तो गियर सिस्टम में ऐसे समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अगर इस शाफ्ट का या इस पार्ट का, जो भी वो मशीन का पार्ट है, गियर का पार्ट है, उसका अगर x हुआ है तो यहाँ पे हमें कितना डिस्प्लेसमेंट नसीब होगा, 2x। एक बार फिर से क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है यहाँ पे, कि पूरे सिस्टम में वर्क डन बाय टेंशन क्या होती है, वर्क डन बाय टेंशन 0 होती है पूरे सिस्टम में। इसे ही कहते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है, सो 2t ऊपर साइड लग रहा है और x नीचे साइड लग रहा है, सो वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक है कितना होगा, -2x। और t इस तरफ लग रहा है और इस ब्लॉक का 100% डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ होगा, इसलिए +ty। और यही है, सिस्टम पे टेंशन इतना ही वर्क कर रही है और कुछ तो वर्क है नहीं, तो इसलिए 0 ये है ना। ये पुली मासलेस है तो इस पर कोई वर्क नहीं करेगी टेंशन। ये समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, अगर ये अपन ने लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन ऐसे लिख दिया 2x इज इक्वल्स टू y, तो अगर इसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दें, इफ़ वी डिफ्रेंशिएट इज विद टाइम, तो जितने टाइम में x मूव किया है उतने टाइम में y मूव करा होगा। तो अगर टाइम के साथ इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये क्या बनेगा, 2dx/dt, और राइट हैंड साइड बनेगा 2 नहीं, dy/dt, 1 dy/dt। अब ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ ए है, x मूव किया टाइम t में, सो dx/dt इज वेलोसिटी ऑफ ए, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए, एंड दिस इज dy/dt इज वेलोसिटी ऑफ y, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ b, सॉरी। तो 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ b, ये रिलेशन लिख सकते हैं। अच्छा, टाइम के साथ एक और बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको, d/dt। तो एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दिया तो क्या आएगा, फिर 2 इंटू एसिलरेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एसिलरेशन ऑफ बी। तो जो डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आया है वही वेलोसिटी में रिलेशन आएगा और वही एसिलरेशन में रिलेशन आएगा, क्योंकि सेम टाइम फ्रेम में दोनों चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो एसिलरेशन में कुछ इस तरीके से हम रिलेशन निकालेंगे जब वैसे कनेक्टेड पुली का केस हो। एक और एग्जांपल करते हैं, तब आएगा मज़ा। तो यहाँ पे अपने पास एक वही पुली सिस्टम है, पुली हैंग है एक दीवार के कोने पर और हॉरिजॉन्टली एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, इसको बोल देते हैं ब्लॉक बी, जो कि इससे कनेक्टेड है, यहाँ से ये कनेक्टेड है, एक पुली ऐसी है, फिर ये ऊपर चली गई, फिर एक और पुली के क्रॉस ओवर होती हुई ऐसी आ गई है, फिर एक और पुली से क्रॉस ओवर होती हुई
ऐसी चली गई है। फिर एक और पुली से क्रॉस ओवर होती हुई यहाँ पे आ गई है। फिर यहाँ से क्रॉस ओवर होती हुई यहाँ चली गई है। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और इन सभी से फिर एक नीचे प्लेटफॉर्म कनेक्टेड है। ये वाली भी यहाँ कनेक्टेड है। यहाँ पे सीलिंग है जिससे तीनों पुलिस अटैच्ड है। सो अगर इसका एक्सेलरेशन ए है और इसका एक्सेलरेशन बी है, सो हमको ए और बी में रिलेशन फाइंड करना है। प्लेटफॉर्म ए का एक्सेलरेशन ए है नीचे साइड, और प्लेटफॉर्म बी का एक्सेलरेशन साइडवर्ड स्मॉल बी है। सो फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में रिलेशन फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत इजी है, जितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना उतना ही इजी है। क्या करो, एक रस्सी आइडेंटिफाई करो। तो एक रस्सी ये आइडेंटिफाई हो गई, ये यहाँ से चली, इस पुली से क्रॉस ओवर हुई, इस पे पुली पे टर्न हुई, फिर इस पे टर्न हुई, फिर इस पे हुई, फिर इस पे हुई, फिर इस पे हुई, फिर इस पे हुई, इस पे हुई। मतलब ये जो रस्सी है ये एक ही रस्सी है ना। सो इम्पॉर्टेंटली क्या कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे टेंशन टी होगा तो इस रस्सी में हर जगह टेंशन टी होगा, यानी कि यहाँ भी टेंशन टी होगा। अगर यहाँ टेंशन टी है तो यहाँ टेंशन टी होगा, यहाँ भी टेंशन टी होगा। सो यहाँ कितना टेंशन होगा, यहाँ पे 2T होगा। यहाँ पे T है तो यहाँ पे T होगा, यहाँ भी T होगा, यहाँ पे 2T होगा, यहाँ पे T होगा, यहाँ T होगा, यहाँ पे 2T होगा। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास प्लेटफॉर्म है तो इस पर कितने टेंशन लग रहा है ओवरऑल, 2T ऊपर, यहाँ 2T ऊपर, यहाँ भी 2T ऊपर, और यहाँ पे T ऊपर। तो 2 + 2 + 2 6 + 1 7। तो ओवरऑल जो टेंशन है वो लग रहा है 70। ठीक है, और इस ब्लॉक पर जो ओवरऑल टेंशन है वो किधर लग रहा है, इस तरफ T। अच्छा, इसका एक्सीलरेशन किस तरफ है, इसका एक्सीलरेशन है इस तरफ, और इसका एक्सीलरेशन है इस तरफ। ठीक है, तो अपन प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या कहता है, वर्क डन बाय टेंशन ऑन एंटायर सिस्टम इज 0। ठीक है, तो ये 70 ऊपर इस पे ए पर, और बी पर T इस तरफ। सो अगर वर्क डन लिखें अपन तो वैसे तो ये एक्सीलरेशन है ना, ए और बी एक्सीलरेशन है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट में रिजल्ट आएगा वही एक्सीलरेशन का रिलेशन आएगा। सो इसको डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रीट कर लिया। सो वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए क्या लिखें, 70 ऊपर और डिस्प्लेसमेंट ए नीचे। सो -70 इंटू ए, और यहाँ पे T इस तरफ और B भी उस तरफ, तो T इंटू बी, तो ये 0। तो यहाँ से T से T कट गया। सो -7A + B इज इक्वल्स टू 0। क्या रिलेशन मिल गया यहाँ से, 7A इज इक्वल्स टू B। ये आंसर आ गया यहाँ पे। तो समझने की कोशिश करो, इसको एब्जॉर्ब करो, इसको कि क्या कर दिया हमने। सर जो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन होगा हमेशा से ही होगा। वो हमेशा सेम होगा, क्योंकि सेम टाइम फ्रेम में वो ए मूव कर रहा है, उतना ही बी दूसरे टाइम, उतने ही टाइम फ्रेम में बी मूव कर रहा है। मतलब टाइम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उन रिलेशंस को अपन। एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया तो वेलोसिटी आ गई, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट कर दिया तो एक्सेलरेशन आ गया। तो जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट्स का होगा वही वेलोसिटी का होगा, वही एक्सेलरेशंस का होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन। अब ये तुम्हें सबको खुद से करना है कि यहाँ पे एक सीलिंग है, सीलिंग से एक मासलेस पुली अटैच्ड है, उस पुली से एक और पुली अटैच्ड है,
ऐसे नहीं, ऐसे। फिर उससे एक और पुली अटैच्ड है, फिर उससे एक और पुली अटैच्ड है, फिर एक और। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, 5 काफ़ी है। और इससे एक ब्लॉक लटका हुआ है जिसको बोल रहे हैं अपन ब्लॉक बी। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी तरफ भी स्ट्रिंग होंगी पुलीज में ऑफ कोर्स। तो दूसरी तरफ स्ट्रिंग से ये आ गई नीचे यहाँ तक, ये वाली स्ट्रिंग यहाँ आ गई, ये वाली स्ट्रिंग भी यहाँ आ गई, ये भी यहाँ आ गई, और ये भी यहाँ आ गई। और इन सब से मिलके एक प्लेटफॉर्म अटैच्ड है, उसको प्लेटफॉर्म ए बोल रहे हैं। ठीक है। अब सवाल में दिया गया है कि जो प्लेटफॉर्म है ए, वो जो बी है, अच्छा चलो बी को दिया हुआ है, वो ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है। सो ए का एक्सीलरेशन क्या होगा इस वाले का? बी कर लेते हैं इसको, क्योंकि बी का एक्सीलरेशन स्मॉल बी अच्छा दिखने में लगेगा। सो बी का एक्सीलरेशन नीचे बी है, तो बताओ ए का एक्सीलरेशन कितना होगा? फाइंड रिलेशन बिटवीन स्मॉल ए एंड बी। तो कर दो इसको फटाफट सॉल्व। देखो इसमें एक रस्सी पकड़ लेते हैं, ये रस्सी पकड़ ली, इसमें टेंशन टी है, सो इसमें टेंशन टी होगा। इसमें टी है, इसमें टी है, तो इसमें 2t होगा। इसमें 2t है तो इसमें भी 2t होगा। इसमें 2t है तो यहाँ पे 4t होगा। यहाँ 4t है तो यहाँ 4t होगा। यहाँ 4t, यहाँ 4t तो यहाँ 8t होगा। यहाँ 8t तो यहाँ 8t होगा। यहाँ पे 16t होगा। यहाँ पे कितना होगा? 16t। इफ़ेक्टिवली ए पर कितना टेंशन लग रहा है यहाँ पे बना लेते हैं। ए पर टेंशन देखो, टी 2t 4t 8t 16t, जीपी बन रही है। तो अब सॉल्व करते मत बैठना, फॉर्मूला लगा के ऐसे ऐड कर लो। 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 और 1 31, तो यहाँ पे 31t लग गया ओवरऑल। तो बस टेंशन मिल गई हमें। और बी पर कितनी टेंशन लग रही है? बी पे टेंशन लग रही है ऊपर की साइड टी। बी का एक्सीलरेशन नीचे है बी, और ए का एक्सीलरेशन ऊपर है ए। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या लिखेंगे? बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क we will write work done by tension on entire system is 0। ठीक है। सो इसकी वजह से कितना होगा वर्क डन? पॉजिटिव 31t इंटू ए, ये पॉजिटिव आएगा, और यहाँ नेगेटिव आएगा -t इंटू बी इज इक्वल्स टू 0। तो t से t कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो हो गया अपने पास 31a इज इक्वल्स टू b। सो व्हाट इज a? a इज b बाय 31। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, ठीक है, एक एक चीज़ कर रहे हैं बार बार। तो अब अपन होमवर्क नोट करते हैं ज़रा। जो डीसी पांडे है उसमें तुम्हें 9.1 वाला सेक्शन पढ़ना है। ठीक है, यू हैव टू रीड इट। और 6 एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल 9.1 से लेके एग्जाम्पल 9.2 तक, 9.2 नहीं सॉरी 9.6 तक ये सॉल्व करने हैं। 9.1 सेगमेंट है वो पढ़ना है, और 9.2 भी पढ़ना है, क्योंकि 9.1 तो जस्ट इंट्रोडक्शन है। ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो पढ़ोगे तो बिना सॉल्यूशन देखे ही सॉल्व करना। उसके बाद इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 9.1, उसमें तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन है, तो 10 मत करना,
7 कर लेना, 7 क्वेश्चंस। तो टोटल तुम्हें इतना रीड करना है और 6 और 7 13 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय सर। पी हाँ निखिल, क्या बोल रहे हो?